If you stand for a reason, then you must stand like a tree. And if you fall on the ground, then you must fall like a seed that grows to fight again. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today in this video, I am going to discuss Right to Information Act 2005. If you talk about the Right to Information Act, this right to information that has been derived from the Article 19 of the Constitution of India, that is freedom of speech and expression, which is guaranteed by the Constitution. Here the term information means any material in any form. That includes records, documents, memos, emails, opinions, advices, circulars, press releases, orders, contracts, samples, papers, reports, models, etc. The right to freedom of speech and expression that is embraced in the Article 19 of the Constitution also includes in its ambit the freedom of propagation and interchange of ideas as well. If you talk about the right to information, that helps citizens in understanding the working of the government and its various organs, that is the essential for democratic state like India. जैसे कि आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी जो पावर है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रोवाइड करता है वहीं से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, राइट मतलब आपको इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। और यहाँ पे जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन के अंदर आप देखेंगे सभी तरह के रिकॉर्ड्स, सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आप कहीं ना कहीं इसको इंफॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं। यदि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, दैट इज असेंशियल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यदि आप देखते हैं कि हमारी जो इंडिया है दैट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके जो कार्य है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी एवं वहाँ पे जो उनकी दैट मस्ट बी अकाउंटेबल गवर्नमेंट, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे उसकी जो वर्किंग लोगों उनकी जो वर्किंग है उनके संबंध में वहाँ पे जो पब्लिक है उनसे डिमांड कर सकती है किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन का। और वहाँ पे गवर्नमेंट से वहाँ पे पब्लिक का पूरा अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार के डेटा की डिमांड की जा सकती है। और वहाँ पे उस अथॉरिटी की ये ड्यूटी बनती है कि पब्लिक की डिमांड पर वो उस डेटा को प्रोवाइड करे। दैट इज राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, दैट इज ए ह्यूमन राइट, दैट इज रिफ्लेक्टेड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, बट आर्टिकल 19 डज नॉट एक्सप्रेसली इंक्लूड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू दिस। यदि आप देखें कि आर्टिकल 19 के अंदर इससे संबंधित प्रोविजन को मतलब एक्सप्रेसली डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, परंतु आप ये देखेंगे कि आर्टिकल 19 कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करता है विद इन इट्स एम्बेट। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनी प्रोविजन, any person who wants to seek any information from the office government official, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी ऑफिशियल से किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से यदि वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ही कैन गेट सच इंफॉर्मेशन एंड दैट सच अथॉरिटी विल बी लीगली बाउंडिंग अंडर द एक्ट आरटीआई एक्ट। वो तो अथॉरिटी होगी वो दैट विल बी लीगली बाउंडेड बाय टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। वो अथॉरिटी पूरी तरह से लीगली बाउंड है कि उसको वो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक की डिमांड पर उसे देनी पड़ेगी। एंड सच इंफॉर्मेशन सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मतलब उसको इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकती। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल राइट, ये पूरी तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल राइट है जो कि आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से उसके संबंध में उसकी वर्किंग के संबंध में डिमांड कर सकते हैं। इट इज़ द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो, ये कह सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र है उसका एक तरह से ये बेडरॉक की तरह कार्य करता है। एंड इट मेक्स अकाउंटेबल गवर्नमेंट in governance of the affairs of the state and ensures the active participation of the public। कहीं ना कहीं ये एक तरह से अकाउंटेबल गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का निर्माण करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक्टिव जो हमारी जो गवर्नमेंट के जो फंक्शनिंग है उसके अंदर पब्लिक को पूरी तरह से मतलब ये कहता है कि वो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होगी। यदि वो अपना कार्य सही से नहीं कर रही है तो उसको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। और वहाँ पे पब्लिक का पूरी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन एक तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है इसके थ्रू।
इफ वी टॉक अबाउट द गुड गवर्नेंस, यदि हम गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इसका एक कार्य अच्छे से कर रहा है। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उस वो अपनी पावर आर्टिकल 19 से लेता है, बट आर्टिकल 19 इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड राइट टू इन्फॉर्मेशन। यदि आप आर्टिकल 19 के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, बट राइट टू इन्फॉर्मेशन उसका एक पार्ट ही है। आर्टिकल 19 आपकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये उसी का एक भाग है। इट हैज़ नॉट इंटरप्रेटेड थ्रू द आर्टिकल 14। यदि आप देखेंगे कि आर्टिकल जो 19 है और जो आर्टिकल 14 है और जो आर्टिकल 21 है, ये एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। जहाँ पे आप आर्टिकल 19 की बात करते हैं वहाँ पे आर्टिकल 14 और 21 ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि यदि एब्सोल्यूट की बात आ जाती है तो वहाँ पे एनार्की वाली बात आ जाएगी और एब्सोल्यूट अधिकार दिया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जब हम आर्टिकल 19, 14 या 21 की बात करते हैं तो ये राइट भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाली गई है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। If we talk about the historical development of the Right to Information Act, इन इंडिया देयर वर वेरियस चैलेंजेस टू ओवरकम दिस एक्ट। यदि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं तो इसके संबंध में जब इसको पास करने की बात आई तो इसके संबंध में कई चैलेंज भी हमें फेस करने पड़े थे। एंड देयर वर वेरियस चैलेंजेस टू ओवरकम। देयर वर मैनी लॉज दिस वर प्रोहिबिटेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाने की बात हुई तो कई कुछ ऐसे कानून थे जो इसके अंदर बाधा डाल रहे थे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। Official Secret Act, this was a big challenge in the overcome of Right to Information Act, with that prohibited all the public authorities from discharging their disclosing their information। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये कहीं ना कहीं अब उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से रोकता है, जिसकी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को पास करने में चैलेंज, एक तरह से एक बड़ा चैलेंज आया था। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो एक तरह से किसी भी व्यक्ति को ये कहता है कि नो वन कैन बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस राइट फ्रॉम द अनपब्लिश्ड ऑफिशियल गैजेट। कि कोई भी ऑफिशियल जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप उसको मांग नहीं सकते। और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस। किसी भी व्यक्ति को इस तरह का सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परमिट नहीं किया जा सकता जो अनऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड के संबंध में है, दैट इज रिलेटेड टू अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये कहा जाता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना वो रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता। कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से इनके लिए बाधा बनी थी। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, यदि हम इसके संबंध में और बाधाओं की बात करते हैं तो ओथ ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, आपने सुना होगा कि बिफोर ज्वाइनिंग द पब्लिक ड्यूटी एंड एवरी पब्लिक सर्वेंट स्वीयर्स दैट द इंफॉर्मेशन शैल बी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कि वहाँ उस ऑफिसर से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से सीक्रेट रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो उसको डिस्क्लोज करने से, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से रोकता है। और दैट वाज अ बिग चैलेंज इन पासिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनी मूव्स हैव बीन मेड। यदि आप देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलाए गए जिसकी वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाने की बात की गई। वन ऑफ देम वाज इन 1977 जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई। आपको पता है कि 1977 में जब जनता गवर्नमेंट कार्य करी थी मोरारजी देसाई जी की, तो कॉन्स्टिट्यूटेड ए वर्किंग ग्रुप ऑफ द असरटेन, मतलब वहाँ पे उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप का फॉर्मेशन की थी। वेदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कुड बी मॉडिफाइड, कि उसके अंदर ये कहा गया था कि क्या ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है टू फैसिलिटेट द ग्रांट ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक, जिससे कि पब्लिक को ये कहा जाए कि भी उनकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे जनता गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे। इन 1986, यदि आप देखेंगे इन 1986 एक फेमस केस आया था जिसका नाम था मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन दिस केस ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट डायरेक्टेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर सेक्शन 9 और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली implies that right to information as without information the freedom of speech and expression can not fully utilized। भाई यदि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बिना तो ये जो फ्रीडम है ये पूरी तरह से अधूरी है। ये इस केस के अंदर हमारी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने भी कहा था। इसके अलावा आप देखेंगे इन 1990 के अंदर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह
आल्सो एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। उन्होंने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के संबंध में, उसकी इंपॉर्टेंस के संबंध में कुछ कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देर वाज इट इज ए लीगल राइट, ये एक तरह से हमारी जो जनता है उसका एक लीगल राइट है, दैट राइट टू अनेक्ट द लेजिस्लेशन, इसके संबंध में प्रोविजन बनाए जाने चाहिए, लेजिस्लेशन बनाया जाना चाहिए। बट ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, परंतु जो हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट बदलती रही समय लगभग, क्योंकि लोकसभा भंग होती रही, तो उसकी वजह से ये एक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। एज द गवर्नमेंट लॉस कॉन्फिडेंस वोट इन द लोकसभा। इफ यू टॉक अबाउट द 1994, यदि हम 1994 की बात करें तो मजदूर किसान शक्ति संगठन आल्सो स्टार्टेड ए मूवमेंट। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भी एक मूवमेंट आरटीआई एक्ट को लाने के संबंध में स्टार्ट किया था। इन 1995 ड्राफ्ट एक्ट वाज आल्सो फॉर्मुलेटेड इन द मीटिंग ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट। अब एक ड्राफ्ट भी फॉर्मुलेट किया गया था आरटीआई एक्ट के संबंध में 1995 के अंदर। इन 1997 तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पास द लॉ रिलेटिंग टू आरटीआई। 1997 में आरटीआई एक्ट को लाने वाला सबसे पहला स्टेट तमिलनाडु बना था। इन 1997 एमपी गवर्नमेंट इशूड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, और यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, उसने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे टू डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट द आरटीआई एक्ट। उन्होंने ये भी कहा था कि आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंट यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू किया जाना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट 1998, यदि हम 1998 की बात करते हैं तो एनडीए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आल्सो एश्योर्ड द नेशन दैट ए लॉ रिलेटिंग टू आरटीआई शैल बी एनेक्टेड सोन। 1998 में यदि हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने नेशन को ये एश्योरेंस दी थी कि आरटीआई एक्ट जल्दी ही पास कर दिया जाएगा। इन 1999 ए पीआईएल वाज आल्सो फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। इसके संबंध में एक पीआईएल भी फाइल की गई थी 1999 के अंदर। दैट स्टेंड, जहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया था कि जो सेक्शन 5 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको चैलेंज किया गया था इसी आधार पे कि आरटीआई एक्ट जो कहीं ना कहीं पब्लिक अथॉरिटी को इसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से रोकता है, ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन 2000 फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 के अंदर। एंड दिस बिल वाज रेफर टू सिलेक्ट कमेटी, और यही बिल सिलेक्ट कमेटी को, पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी को भी भेजा गया था। इन 2001 एनसीटी ऑफ दिल्ली असेंबली पास्ड आरटीआई एक्ट, और दिल्ली के अंदर भी ये आरटीआई एक्ट पास कर दिया गया था। एंड 2002 रिपोर्ट ऑफ द सिलेक्ट कमेटी वाज गिवन, और सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो भेजी गई थी। एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल वाज पास्ड इन बोथ द हाउसेज, और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो थी वो दोनों हाउसेज के अंदर पास भी कर दिया गया था। इन सितंबर 2002 महाराष्ट्र गवर्नमेंट पास आरटीआई ऑर्डिनेंस, और 2002 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी आरटीआई ऑर्डिनेंस पास कर दिया था। इन 2003 फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल रिसीव्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो था उसकी एसेंट प्रेसिडेंट के द्वारा 6 जनवरी 2003 को दे दी गई थी, और जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 एग्जिस्टेंस में आ गया था। ऑन 31 जनवरी 2003 एमपी गवर्नमेंट पास द आरटीआई एक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगातार इसके पास करने के संबंध में कई सारे मूवमेंट्स भी चलाए गए। इफ यू टॉक अबाउट द सेलेंट फीचर्स ऑफ द आरटीआई एक्ट, यदि हम आरटीआई एक्ट के सेलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो इट हैज़ वेरियस सेलेंट फीचर्स। आरटीआई एक्ट एम्पावर्स एवरी सिटीजन। आरटीआई एक्ट हर सिटीजन को ये कहता है कि इट शैल अप्लाई टू द पब्लिक अथॉरिटी, कि ये जो एक्ट है ये पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार देता है। And all the citizens have right to information subject to the provisions of this act। भारत के जितने भी नागरिक होंगे वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जो वहाँ पे कार्य कर रही हैं उससे इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं, परंतु इस एक्ट के प्रोविजन के तहत। थर्ड वन इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डील विद द रिक्वेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। और कोई भी इंफॉर्मेशन यदि पब्लिक के द्वारा डिमांड की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब जिसको पीआईओ भी कह देते हैं, इसके अलावा एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस इंफॉर्मेशन के साथ, उसकी रिक्वेस्ट के साथ डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराई जाए। और दे विल असिस्ट द पर्सन सीकिंग द इंफॉर्मेशन। वो जो पर्सन जो उस इंफॉर्मेशन को चाहता है उसको पूरी हेल्प करेंगे उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने में। एंड इसका जो नेक्स्ट प्रोविजन वो क्या कहता है, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी एग्जाम्प्टेड। परंतु ये कहा जा रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जिसको एग्जाम्प्ट भी किया जाएगा, इसके आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर किया जाएगा, जहां पे उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता।
और वो उसके बारे में सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर जिक्र किया गया है। If we talk about the section 2 of this act that provides certain definitions, section 2 जो है इसका जो एक्ट का वो कुछ डेफिनेशन को बारे में जिक्र करता है। If we talk about the first definition that is given under the section 2B, section 2B gives the definition of public authority. सेक्शन 2B जो है वो आपकी पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा देता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी दैट इज कंस्टिट्यूटेड, दैट इज इंस्टीट्यूटेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड। भी कोई भी अथॉरिटी जो पब्लिक किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जा रही है, जिसको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है, दैट इज कंस्टिट्यूटेड बाय और ऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, या बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के कानून के द्वारा बनाया गया है, या फिर बाय नोटिफिकेशन इशूड ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर किसी भी ऑर्डर के द्वारा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया है, जारी किया गया है। तो यदि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको बताया, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ऐसी अथॉरिटी या ऐसी बॉडी या ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नमेंट का है और जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या किसी पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के द्वारा, या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट के द्वारा, या किसी नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, यदि उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है तो ऐसी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में शामिल होगी। दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2B of this act. If we talk about the second definition that is given section 2I, that is definition of record. Record means any document, any manuscript. रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट या कोई भी फाइल या कोई भी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफीचर, और या फिर मतलब ये कह सकते हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट की जो कॉपी वगैरह होती है वो सब के सब आपके डॉक्यूमेंट के इसमें शामिल होंगे। या फिर एनी रिप्रोडक्शन ऑफ द इमेज embodied in such microfilm, whether enlarged or not. And the another document is any other material produced by computer or other device. किसी भी कंप्यूटर के डिवाइस के द्वारा या किसी कंप्यूटर के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मतलब डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। If we talk about the section 2F, that is gives the definition of information. Information means एनी मटीरियल और इन एनी फॉर्म। इंफॉर्मेशन का मतलब कोई भी मटीरियल जो इस फॉर्म में पाया जाएगा, जिसके अंदर आप कहेंगे क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। दैट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा, मटीरियल्स विच आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए जो यदि इन फॉर्म में पाए जाते हैं तो दीज आर कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो सब की सब इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में शामिल होंगी। दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2F. इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2J, दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन. Section 2J defines the definition of right to information. Right to information means any right, means right to information accessible under the act. जो इस एक्ट के तहत यदि वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में शामिल होगी। विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, और दैट इंक्लूड्स राइट टू टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफाइड कॉपी। जहाँ पे एक राइट दिया जा रहा है पब्लिक अथॉरिटी, उसके पब्लिक अथॉरिटी से मांगने का, किस किस इंफॉर्मेशन को मांगने का, नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। सेकेंड वर्ड इज इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, जो उन्होंने कार्य किया है, डॉक्यूमेंट्स उनके संबंधी रिकॉर्ड आप डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल, उनको आप डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिस्क, मतलब जो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्केट्स की फॉर्म में है, फ्लॉपीज की फॉर्म में है, टेप्स, वीडियोज, कैसेट्स की फॉर्म में है, वो इंफॉर्मेशन भी आप डिमांड कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी राइट इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में शामिल होगी। तो इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2N. That is the definition of section 2N defines the definition of third party. Third party की परिभाषा दी गई है। Third party means a person other than the citizen. यदि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके अलावा कोई व्यक्ति है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन का डिमांड कर रहा है, मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वहाँ पे वो जो इंफॉर्मेशन, वो जो पार्टी होगी वो थर्ड पार्टी कहलाएगी, जो सिटीजन से अलग है, सिटीजन नहीं है वो। और वो यदि कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है
और जिसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी भी शामिल होगी थर्ड पार्टी के अंदर। तो ये जो डेफिनेशन है, ये सेक्शन आपको सेक्शन 2N के अंदर थर्ड पार्टी की परिभाषा दी गई है। इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, यदि हम पब्लिक अथॉरिटीज की ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, जैसे अब आपने इंफॉर्मेशन डिमांड की, तो पब्लिक अथॉरिटी की क्या ऑब्लिगेशन है? तो obligation of the public authority are provided under section 4 of this act provide the obligation of the public authorities. If we talk about the section 4A says that every public authority under the act has been entrusted with the duty to maintain the records and public manuals, regulations, rules, instructions, etc. in its possession as prescribed under the act. हर पब्लिक अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके चले, पब्लिश मैनुअल्स, उसके जो मैनुअल्स है उसको पब्लिश करवाए, रूल्स और रेगुलेशंस को पब्लिश करवाए, इंस्ट्रक्शंस को पब्लिश करवाए जो उसके पोजेशन में है, जैसा कि एक्ट के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शन 4B सेज दैट एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू पब्लिश विद इन 120 days ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब से ये एक्ट एनेक्ट मतलब पास हुआ है, उसके एक्ट के पास होने के 120 दिन के अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी की ये ड्यूटी बनती है कि दैट इट मस्ट गिव द पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ड्यूटीज। वो उसके पार्टिकुलर्स, वो उसकी अथॉरिटी, उसकी कंपनी से संबंधित जो पार्टिकुलर्स है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पार्टिकुलर्स है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी ड्यूटी के संबंध में बताए, उसको पब्लिश करे उस मटेरियल को। इसके अलावा उसकी पावर्स और ड्यूटीज़ क्या है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी क्या क्या पावर्स है, क्या क्या ड्यूटीज है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग, उसके प्रोसीजर मतलब वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगा उसके अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, इंक्लूडिंग द चैनल ऑफ द सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि नॉर्म सेट बाय द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के संबंध में क्या क्या नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। वट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस एंड मैनुअल्स और रिकॉर्ड्स यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज, वहाँ पे जो एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जा रहे हैं उनके संबंध में क्या रूल्स, रेगुलेशंस या इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाएगी वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। इसके अलावा आप एक स्टेटमेंट देंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय इट अंडर द कंट्रोल, उसके कंट्रोल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, किस तरह के डॉक्यूमेंट उसके पास रहेंगे। इसके अलावा एनी पार्टिकुलर ऑफ एनी अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट फॉर द कंसल्टेशन विद द रिप्रेजेंटेशन बाय द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, कि वो सब पार्टिकुलर्स उसको देने होंगे उसकी पॉलिसी से संबंधित, उसकी पॉलिसी से फॉर्मुलेशन से संबंधित। तो ये सारे के सारे जो ये उसकी ड्यूटीज बताई गई है पब्लिक अथॉरिटीज़ की। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ की ड्यूटी की बात मैंने आपको क्या बताई है कि सबसे पहले तो ड्यूटी इसके अंदर 4A के अंदर ये बताई गई कि उसको सारे के सारे रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके संबंधित जो मैनुअल, रूल्स रेगुलेशंस के संबंधित जो मैनुअल वगैरह है उसको पब्लिश करवाना होगा। और 4B के अंदर ये कह दिया कि विद इन पासिंग ऑफ दिस एक्ट 120 डेज के अंदर अंदर उसे ये सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो सेक्शन 4B के अंदर दी गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। तो ये पब्लिक अथॉरिटीज़ की क्या क्या ड्यूटी होगी उसके संबंध में सेक्शन 4B डील करता है। इफ यू टॉक अबाउट द डेजिग्नेशन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को की डेजिग्नेशन क्या होगी, PIO किसे कहा जाएगा, इसके संबंध में आप देखेंगे सेक्शन 5 डील करता है। सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इट सेज दैट in each department at least one public officer, one such officer has been designated as public information officer who will provide information on the request sought by the people। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम एक ऐसा ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा जिसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नाम दिया जाएगा, और जिसकी ड्यूटी ये बनेगी कि वो वहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करता है, डिमांड करने की रिक्वेस्ट करता है, तो वो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करवाए वो अथॉरिटी, वो ऑफिसर। तो क्या बताया मैंने, इन ईच डिपार्टमेंट एटलीस्ट वन ऑफिसर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिक्वेस्ट सोट बाय द पीपल। तो वहाँ पे उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी लोगों के द्वारा, वो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कराना उसकी ड्यूटी बनेगी। इसके अलावा आप ये कहा गया है कि इन ईच सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन देयर आर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजनल लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा जिसको APIO कहा जाएगा, हु विल रिसीव रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो भी डिसीजन देगा उसके संबंध में जो रिक्वेस्ट है वो APIO को भेजी जाएगी एंड सेंट देम टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो पार्ट है दैट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 डील्स विद द रिक्वेस्ट ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन कि आप इंफॉर्मेशन के संबंध में क्या कैसे रिक्वेस्ट ऑब्टेन करेंगे। अप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली विद द प्रेस्क्राइब फी टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यदि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड लेना चाहते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद द प्रेस्क्राइब फी। तो क्या कहा जा रहा है कि एनी पर्सन हु वांट टू सीक द इंफॉर्मेशन शुड फाइल एन एप्लीकेशन इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन हिंदी और इन इंग्लिश टू एनी और या फिर किसी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर अलोंग विद द एप्लीकेशन फीस, उसके साथ उसको एप्लीकेशन फीस भी लगानी पड़ेगी। और रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 30 days। इन केस वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, जहाँ पे कोई ये पॉसिबल नहीं है कि वो रिक्वेस्ट राइटिंग में की जा सकती है, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज सपोज टू रेंडर ऑल द रीजनेबल सपोर्ट इन ऑर्डर टू मेक द सेम इन राइटिंग। यदि वो आदमी ऐसा है जो इसको इन्फॉर्मेशन मांगनी है वो राइटिंग में नहीं दे सकता तो ऐसी स्थिति में PIO की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस व्यक्ति को सपोर्ट करे कि वो राइटिंग में कैसे उसको देनी है इंफॉर्मेशन। if the information sought is in public interest then the exemption provided in section 8, यदि वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है जिसकी बात कर रहे हैं यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट की है, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोवाइड कराना वो सही नहीं है तो उसकी एग्जाम्पशन जो आप देखेंगे तो वो सेक्शन 8 के अंदर उसके एग्जाम्पशन दी गई है। In case a person fails to get response from the PIO within 30 days, यदि मान के चलो PIO को उसने इंफॉर्मेशन भेजी, रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए और पब्लिक इंफॉर्मेशन विदिन 30 days उसको वो उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाता, उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। प्रेस्क्राइब पीरियड जो मैंने आपको बताया वो प्रेस्क्राइब पीरियड है 30 दिन का। तो इन सच ए केस विद एन ऑफिसर सुपीरियर टू, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक सुपीरियर ऑफिसर को भेजी जाएगी। तो क्या बोलेंगे तो वहाँ पे इन केस ए पर्सन फेल्स टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द PIO विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड ही और सी कैन फाइल एन अपील। वहाँ पे वो जो अथॉरिटी है वो जो व्यक्ति है वो विद इन 30 days उस अपील उस इंफॉर्मेशन से 30 दिन के अंदर उसके अपील भेज सकता है विद एन ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक, जो उस PIO से ऊपर का जो रैंक का ऑफिसर है उसको वो अपील भेजी जा सकती है। इन केस अपीलेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट अपील, यदि अपीलेंट जो है वो फर्स्ट अपील से सेटिस्फाई नहीं होता ही और सी कैन फाइल सेकेंड अपील आल्सो, वहाँ पे सेकेंड अपील भी फाइल की जा सकती है। ही और सी कैन फाइल ए सेकेंड अपील विद द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को विद इन 60 days सेकेंड अपील भी फाइल की जा सकती है। तो ये आपको मैंने प्रोसीजर बताया है। इफ द PIO फेल्स टू सबमिट फर्निश इंफॉर्मेशन, यदि PIO जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करवा पाता विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, द PIO विल बी लाइबल टू पे द पेनल्टी, वहाँ पे PIO को पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी यदि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता विद इन द स्पेसिफिक टाइम। दैट पेनल्टी विल बी ऑफ ₹250 पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिले subject to the maximum of ₹25,000. The Information Commission can also recommend disciplinary action, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके संबंध में डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है अगेंस्ट द कंसर्न PIO, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जा सकते हैं अंडर द सर्विस रूल एप्लीकेशन टू हिम और हर। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, यदि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं तो ये पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में जम्मू और कश्मीर से 370 जब से हटी है तो इट इज आल्सो अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर आल्सो, एंड दिस एक्ट गिव्स एन इम्पोर्टेंट राइट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक बॉडीज इन द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सीक द इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स। इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के वर्किंग की इंस्पेक्शन कर सकता है, उनसे डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। एंड दिस एक्ट सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, सेफगार्ड द थर्ड पार्टी राइट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको बताया कुछ प्रोविजंस जो आपके RTI एक्ट से संबंधित है।
नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज ड्यूटीज ऑफ द पीआईओ। द पीआईओ की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या कर्तव्य होंगे। इफ वी टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द पीआईओ, फर्स्ट ड्यूटी इज द सीक इन राइटिंग द एप्लीकेशन। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि उसको वहाँ पे राइटिंग में अप्लीकेशन दी जा रही है, तो पीआईओ सेल डील विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन सीकिंग द इंफॉर्मेशन। जो भी उसको पास इंफॉर्मेशन आई है, अप्लीकेशन आई है किसी भी व्यक्ति के संबंध में, जो आप उससे डिमांड कर रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो पहले उसको उसके साथ डील करना होगा। एंड वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, यदि वो राइटिंग में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पीआईओ जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको सहायता करे इसको लिखने के संबंध में। सेकेंड उसकी ड्यूटी बनती है ट्रांसफर द रिक्वेस्ट। If the information request for is held by or is subject to matter is closely connected with the फंक्शनिंग ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, यदि वो मैटर जो उस पब्लिक अथॉरिटी के पास लेके आया है, यदि वो उससे संबंधित नहीं है, वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में वो जो पीआईओ है, वो जो ऑफिसर है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसके संबंध में उसको बारे में बताए उस व्यक्ति को। द पीआईओ सेल ट्रांसफर सच मैटर, वो उस मैटर को वो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको विद इन 5 days उसको ट्रांसफर कर दे। एंड द रिक्वेस्ट टू दैट अदर पब्लिक अथॉरिटी एंड द इन्फॉर्म द पब्लिक अप्लीकांट इमीडिएटली, और उसके संबंध में अप्लीकांट को भी इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म करना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे थर्ड ड्यूटी इसकी बनती है सिक असिस्टेंस। पीआईओ में सिक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। भी आप वो वहाँ पे जो उससे डिमांड की गई है, यदि उसको किसी दूसरे ऑफिसर की हेल्प चाहिए, तो वो जो पीआईओ है वो उस दूसरे व्यक्ति, दूसरे अथॉरिटी की कहीं ना कहीं हेल्प भी ले सकती है। एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि पीआईओ से जो रिक्वेस्ट की गई है जिस भी इंफॉर्मेशन की, इट इज द ड्यूटी ऑफ पीआईओ टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को उसको प्रोवाइड करना उसकी ड्यूटी है। पीआईओ रिक्वेस्ट मेड शैल बी, इफ पॉसिबल शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन विद इन 30 days। वो उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसे वो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करनी होगी। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द पेमेंट ऑफ फीस, यदि उस अथॉरिटी, उन व्यक्ति ने, उस टीचर ने जब इंफॉर्मेशन डिमांड की है, उसने यदि वो फीस वगैरह पूरी तरह से पे की हुई है और प्रेस्क्राइब फॉर्म में यदि वो अप्लीकेशन फाइल की गई है, इट इज द ड्यूटी ऑफ पीआईओ टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन विद इन 30 days। वेयर द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर द कंसर्न द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 hours ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। यदि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो किसी व्यक्ति की लिबर्टी या लाइफ से संबंधित है, तो वहाँ पे पीआईओ की ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन विद इन 48 hours उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इफ द पीआईओ फेल्स टू गिव सच डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट विद इन पीरियड, यदि वो उस पीरियड में उसको नहीं प्रोवाइड करवा पाता, ही शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज, वो ये समझा जाएगा कि उसने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे थर्ड जो ड्यूटी है दैट इज द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। वेयर द रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीआईओ, यदि वहाँ पे पीआईओ से जो इंफॉर्मेशन की डिमांड की गई थी, यदि वो इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है, तो इन दैट केस ही शैल गिव द रीजन्स फॉर सच रिजेक्शन। उसको उसके रिजेक्शन से पहले उसके संबंध में उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसको रीजन देने पड़ेंगे। एंड द पीरियड विद इन विच एन एप्लीकेशन अगेंस्ट सच रिजेक्शन में भी प्रेफर्ड, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इसके रिजेक्शन के संबंध में कितने दिन के अंदर अंदर उसे एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। एंड द पार्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, और उस अपीलेट अथॉरिटी से संबंधित उसको पार्टिकुलर्स उसे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। इट द ड्यूटी ऑफ द पीआईओ, जो उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा आप देखेंगे फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन भी उसे देना पड़ेगा। पीआईओ शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच इट इज सोट अनलेस इट वुड disproportionate, divert the resource of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question. If we talk about the next duty, that is the duty in case of partial access। यदि पार्सल एक्सेस है तो वहाँ उसके संबंध में एक ड्यूटी बनती है। इफ द अलाउइंग पार्सल एक्सेस द पीआईओ शैल गिव ए नोटिस टू द अप्लायंट, यदि एक्सेस पूरी तरह से नहीं है उस इंफॉर्मेशन के संबंध में, तो वहाँ पे पीआईओ की ये ड्यूटी बनती है कि वो अप्लीकांट को एक नोटिस भेजे उसके संबंध में। that only part of the record requested after severance of the record obtaining information which is exempt from the disclosure, उसको जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है वो उसे प्रोवाइड करा दे, और जिसको नहीं वो प्रोवाइड करवा सकता तो उसके डिस्क्लोजर के संबंध में जो एग्जाम्पशन है उसको वो मेंशन करके उसे भेजे कि इसको वो क्यों नहीं प्रोवाइड करा सकता। सेकेंड वन इज द रीजन फॉर द डिसीजन, और वो जो उसने डिसीजन दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन उसे दी है, उसके संबंध में उसको रीजन भी देने पड़ेंगे कि वहाँ पे वो क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहा।
He shall also provide the reasons for the decision, including the findings or the material question of fact. द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, और वो व्यक्ति जिसने डिसीजन दिया है उसके सामने उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन भी वहाँ पे दी जानी चाहिए. एंड द डिटेल्स ऑफ द फ्री सर्कुलेशन टू हिम, मतलब वहाँ पे जो फी उसने सर्कुलेट की है उसकी डिटेल्स भी उसे दी जानी है. तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती है कि यदि वो पार्सल एक्सेस है, यदि वो उसने फी पूरी तरह से पे नहीं की है या वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता, उसका रीजन देना होगा. तो एवरी सच असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड बाय द PIO टू द कंसर्न सिटीजन. जो इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है उसको वो सारी असिस्टेंस उसे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. ये उसकी ड्यूटी है. एंड द लास्ट ड्यूटी इज द ड्यूटी इन केस ऑफ थर्ड पार्टी. क्या ड्यूटी हो सकती है? इफ द इंफॉर्मेशन सोर्ट हैज बीन अप सप्लाइड बाय द थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. यदि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो किसी थर्ड पार्टी से संबंधित है, जो कोई और पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है, और वहां पे वो इंफॉर्मेशन एक तरह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, तो PIO शैल गिव इन राइटिंग द रीजंस नोटिस टू द थर्ड पार्टी. PIO वो इंफॉर्मेशन के संबंध में थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन भेजेगा 5 दिन के अंदर अंदर. एंड द थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन ए चांस टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन, और उस थर्ड पार्टी को ये चांस दिया जाएगा कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे PIO को विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस. तो ये सारा का सारा मैंने आपको ड्यूटीज बताइए PIO की क्या क्या ड्यूटी होंगी. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, दैट आई विल डील विद द इन द नेक्स्ट वीडियो. इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट. थैंक यू.